नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो गया देश तक का, जिसमें कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के साथ आपको हम ये दिखाएंगे कि खाली पेट और खाली जेब घर लौटने की मजबूरी कैसे मजदूरों का काल बन गई। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि वेतन के हक को लेकर कामगारों ने कहां-कहां हंगामा किया। लेकिन सबसे पहले नजर कोरोना मीटर पर। देश में इस समय तक कोरोना के 56,342 केस हो चुके हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने औपचारिक जानकारी जो दी है उसके मुताबिक 1,886 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,390 मामले सामने आ चुके हैं और 16,540 मरीज अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लेकिन 50,000 का आंकड़ा पार करने के बाद तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3300 से ज्यादा मरीज कोरोना के सामने आए हैं। हालांकि सरकार का दावा यह कि कोरोना का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है और कोरोना का रिकवरी रेट अब 29% से ज्यादा हो चुका है और यह राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हर 3 में से 1 मरीज अब ठीक हो रहा है और यह देश के लिए एक अच्छा संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 216 जिलों में कोरोना का अब कोई केस नहीं है और 28 दिन से 42 जिलों में कम से कम कोई नया केस कोरोना का नहीं आया है। तो देश में फिलहाल लॉकडाउन 3 चल रहा है और इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है उन मजदूरों के लिए जो हर रोज कमाते हैं, उसी से उनका घर चलता है। घर वापसी के लिए सैकड़ों हजारों मजदूर अलग अलग शहरों में हाईवेज पर फंसे हैं, जिनका गुस्सा अब सामने आने लगा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तनख्वाह आधी मिलने पर फैक्ट्री मजदूरों ने काफी हंगामा किया। भूखमरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस, और हम नहीं जा सकते वापिस वहाँ पर। कहीं फैक्ट्री मजदूरों का बवाल, कहीं घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों का दर्द, तो कहीं 2 राज्यों की सरहद पर फंसे मजदूरों का हंगामा। कोरोना काल में दुखों का पहाड़ ऊंचा होता जा रहा है और जख्म गहरे होते जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर के कठुआ का हाल। लॉकडाउन के बीच हंगामा, तोड़फोड़ की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। चिनाब टेक्सटाइल मिल के इन तमतमाए मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं मिली, लिहाजा सड़क पर निकले और गुस्सा झेला रास्ते से गुजर रही गाड़ियों ने। न प्रदर्शनकारी मजदूरों के चेहरों पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई नियम। स्टाफ वाले को सब पूरा तनख्वाह दिया गया है। हम लोगों को 2-2 हजार तनख्वाह दिया। 20 बच्चे शायद हम लोग उधर बाहर पड़े हुए हैं। ऊपर से हम लोगों को घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तनख्वाह दिया है सीटीएम, 2-2 हजार रुपया दिया। जो काम कर रहा है उसको भी और जो नहीं काम कर रहा है उसको 150 का दिहाड़ी दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। इसी के लिए हंगामा हुआ है। मजदूर का नुकसान था पुलिस वाला का। हंगामा इतना बढ़ा कि कठुआ के एसएसपी को मौके पर आकर खुद गुस्साए मजदूरों को समझाना पड़ा, उन्हीं की मातृभाषा भोजपुरी में। नुकसान था मजदूर का, नुकसान था पुलिस वाला का। अगली तस्वीर हरियाणा के अंबाला की है, जहां चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने राज्यों की ओर निकल पड़े। पुलिस और मजदूरों में धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन जब इन मजबूर मजदूरों का दर्द आप सुनेंगे तो यकीनन कांप उठेंगे। भूखमरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक ठाक होते तो हम ऐसे नहीं आते सर। पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। अपने पैरों में बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाएंगे, गोली लग जाएगा मर जाएगा, हम नहीं जाएंगे लुधियाना, नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी हालात अच्छे नहीं हैं। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से निकले प्रवासी मजदूर झारखंड की सीमा पर पहुंचे तो जीटी रोड पर ही उन्हें रोक दिया गया। पिछले 3-4 दिनों से बंगाल झारखंड सीमा पर फंसे करीब 500 मजदूरों के सब्र का बांध टूटा तो नारेबाजी हुई।
पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई। न खाने को खाना है, न पीने को पानी। झारखंड के प्रशासन बोल रहा है कि नहीं जाने देंगे, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम लोग 2 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है। सिर्फ उत्तर और पूरब में ही हैरान परेशान मजदूरों के मिजाज में ही उबाल नहीं आया है, दक्षिण के मंगलुरु में भी बवाल है। यहाँ काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का बड़ा जत्था सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा और घर वापसी की मांग के साथ प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा और इस दौर में खासकर देश के दिहाड़ी मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है। कोरोना के खतरनाक हालात को समझने के साथ साथ इनकी हालत को समझना भी जरूरी है, जिनके सामने काम नहीं होने की स्थिति में 1 जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल होता जा रहा है। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल और आसनसोल से अनिल गिरी के साथ सुनील जी भट्ट, कठुआ, आज तक। और इसी बीच लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से दिल दहलाने वाली खबर आई। मालगाड़ी की चपेट में आए 16 मजदूरों की मौत हो गई। इस रेल पटरी पर 16 मजदूरों के सफर का दर्दनाक अंत हो गया। करीब 36 किलोमीटर पैदल चलकर थके मजदूरों को नींद आ गई और इसी बीच आई मालगाड़ी ने इनसे इनकी जिंदगी छीन ली। मैं उस जगह पर आया हूं, उस स्पॉट पर आया हूं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मालगाड़ी के नीचे यानी गुड्स ट्रेन के नीचे 16 मजदूरों की इसी जगह पर जान गई है। पैदल चलते चलते थक गए और बैठने के बाद उनको नींद लग गई है। अचानक से नींद लग गई बोले, और हम भी तो हमको भी नींद लगी थी, लेकिन हम ऐसे नीचे बैठे बोले थे, पटरी से नीचे बाजू बैठ गए थे। जितने बच्चे ने बोले हम ये पटरी के नीचे बैठे वाले थे बोले, इसलिए हम भी बच गए बोले। ये प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के जालना से औरंगाबाद की तरफ जा रहे थे। इन्हें भुसावल से ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जाना था, लेकिन बदनापुर और करमाड़ के बीच इनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। जालना की एसआरजी कंपनी में काम करने वाले इन मजदूरों का पैदल सफर कल शाम 7 बजे जालना से शुरू हुआ था। बदनापुर तक सड़क के रास्ते चलने के बाद इन्होंने रेलवे ट्रैक के रास्ते औरंगाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। करीब 36 किलोमीटर तक चलने के बाद ये बुरी तरह थककर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान इन्हें नींद आ गई। सुबह करीब 5:15 बजे उसी ट्रैक से एक मालगाड़ी गुजरी। ट्रैक पर सोए मजदूरों को देखकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 19 में से 15 की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इस हादसे से दिल्ली तक शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे की वजह जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वो हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। जो भी जरूरी मदद होगी मुहैया कराई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं। इसरार चिश्ती, औरंगाबाद, आज तक। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना की चोट लगातार गहरी होती जा रही है। कैट्स एम्बुलेंस सेवा के 45 कर्मचारियों को कोरोना हो गया। इतना ही नहीं, शाहदरा के डीएम ऑफिस के कई स्टाफ मेंबर भी पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। देश की राजधानी में वायरस से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 6000 के करीब जा पहुंचा है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक और परेशान करने वाली जानकारी यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े मेडिकल, प्रशासनिक और पुलिस दफ्तरों तक कोरोना ने अपनी घुसपैठ बना ली है। दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के बीच कोविड-19 ने अपनी जगह बना ली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कैट्स एम्बुलेंस सेवा 102 के लक्ष्मी नगर ऑफिस में 45 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दफ्तर में 80 कर्मचारियों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से 45 में वायरस की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं,
कुछ कैट्स ऑफिसर का परिवार भी वायरस की चपेट में आ गया है। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं दरअसल एक कैट का कंट्रोल रूम है। यहाँ करीब 100 से ज्यादा का स्टाफ है, जिसमें 45 ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए। इसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि पैनिक हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के काफी अहम डिपार्टमेंट है जो एक तरह से एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करता है। इनके कुछ स्टाफ को हुआ है, कुछ ये बताते हैं कि यहाँ पर जो और अदर स्टाफ था उनको, कुछ उनकी फैमिली मेंबर्स को भी हुआ है। राजधानी में सिर्फ कैट्स एम्बुलेंस सेवा ही नहीं, बल्कि पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में डीएम ऑफिस भी वायरस के लपेटे में आ चुका है। शाहदरा जिलाधिकारी दफ्तर में कुल 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बुधवार को एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद के टेस्ट में 6 और कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। शाहदरा में ही डीसीपी ऑफिस का एक स्टाफ भी कोरोना वायरस से ग्रसित पाया गया है। मतलब कोरोना ने न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को अपना शिकार बनाया, बल्कि प्रशासन और पुलिस महकमे के कर्मचारियों को भी बीमार कर रहा है। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से जंग के बीच बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेशी को हटा दिया गया। प्रवीण परदेशी की जगह अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएस चहल नए बीएमसी कमिश्नर होंगे। अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से इस बात की औपचारिक जानकारी आई है। आपको बता दें कि साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस समय लाइव आ गए हैं और जानकारी देने के लिए कई अफसरों के तबादले हुए हैं, कई उलटफेर हुए हैं। साहिल बताइए। देखिए, बीएमसी का जो हायरार्की है वो पूरी तरीके से एक तरीके से चेंज कर दिया गया है। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी अब बीएमसी कमिश्नर नहीं रहे, उनके जगह पे आईएस चहल अब बीएमसी कमिश्नर होंगे। उसके साथ साथ जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर है, जो उसके बाद की 2 पोजीशन से वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के 2 अधिकारियों को यहां पर लाया गया है, संजीव जायसवाल और अश्विनी भिड़े। इन दोनों को वहां पर लाया गया और सीनियर ऑफिसर्स यहां पर अब पोस्ट किए गए हैं। ये कहते हुए दरअसल एक दिन पहले ही सेंट्रल की टीम जो जॉइंट सेक्रेटरी है हेल्थ डिपार्टमेंट के, हेल्थ मिनिस्ट्री के लव अग्रवाल, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र आई थी और उसमें मुंबई को लेकर खास करके चिंता जताई गई थी। खास करके कंटेनमेंट जोन्स में जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसको लेकर सेंट्रल टीम काफी चिंतित थी। मुंबई के बढ़ते आंकड़े और खास करके डबलिंग रेट और भी तेजी से बढ़ाने की सिफारिश इस टीम के तरफ से की गई थी। जाहिर सी बात है कि उसके वजह से बीएमसी कमिश्नर है जो फायरिंग लाइन में एक तरीके से आ गए थे और 24 घंटे के भीतर सरकार ने यह तय किया है कि बीएमसी कमिश्नर अब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रहेंगे और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईएस चहल ये अब बीएमसी कमिश्नर बनेंगे। तो एक तरीके से बीएमसी की हायरार्की पूरी तरीके से रीशफल करके बदल दी गई है और टारगेट दिया गया है एक तरीके से कि महीने भर में बीएमसी जो खास करके मुंबई में जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो कर्व कहीं ना कहीं फ्लैट हो सके, डबलिंग जो है पॉजिटिव केसेस आने का वो और ज्यादा हो, इसकी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। इस तरीके का टारगेट भी उनको दिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जोशी मुंबई से बता रहे हैं। बीएमसी के कमिश्नर को हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरे अधिकारी को चार्ज दिया गया। इसके अलावा कई अधिकारियों के ओहदे बदले गए हैं, तबादले कर दिए गए। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कुल मामले अब 18,000 के करीब पहुंच चुके हैं। मुंबई में पुलिस वालों के बीच भी महामारी के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऑर्थर रोड जेल में 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से न आम लोग बच पाए हैं, न दिन रात ड्यूटी पर डटे पुलिस वाले और न ही जेल में बंद कैदी। आर्थर रोड जेल में जहां 103 केस सामने आए, वहीं मुंबई के जे मार्ग पुलिस स्टेशन में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे। चाहे अंडरवर्ल्ड के विरुद्ध हमारी लड़ाई थी या 26/11 का हमला था, हर लड़ाई में मुंबई पुलिस जोर से लड़ी और ऐसा ही एक ये युद्ध है जिसमें दुश्मन है वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन लड़ना तो हमें पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जहां 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं, वहीं अकेले मुंबई में 200 पुलिसकर्मी और अधिकारी वायरस की चपेट में हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 17,974 तक पहुंच गई है। उनमें से 3,301 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 694 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले मुंबई में 11,394 लोग वायरस के शिकार हैं, जिनमें से 437 दम तोड़ चुके हैं। उधर आर्थर रोड जेल में जहां यस बैंक मामले के आरोपी राणा कपूर जैसे लोग बंद हैं,
वहां 77 कैदियों और 26 पुलिसकर्मियों को संक्रमित पाया गया है। ये तब हुआ जब जेल में लॉकडाउन था, यानी ना तो कोई वहां जा सकता था और ना अंदर से बाहर आ सकता था। जो हमारे 8 जेल है उसमें ऑर्थोरोड भी है, उसको हमने लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन का मतलब कि कोई भी कैदी वहां से बाहर नहीं जाएगा और कोई भी नया कैदी वहां पे अंदर नहीं आएगा। उसी प्रकार कोई भी अधिकारी हमारा बाहर नहीं जाएगा और कोई भी अधिकारी अंदर नहीं आएगा। इस प्रकार से उसका हमने लॉकडाउन करके रखा था। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि जेल में बाहर से दूध और सब्जी लेकर आने वाले लोगों की वजह से वहां कोरोना फैल गया। आर्थर रोड जेल में करीब 2600 कैदी हैं। इसके एक वार्ड में संक्रमण पाया गया था और फिर वहां के सभी कैदी और पुलिसकर्मियों की जांच कराई गई थी। मुंबई में सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र और दिल्ली में पुलिस वाले कोरोना के शिकार हो रहे हैं। अर्धसैनिक बलों में भी महामारी तेजी से फैल रही है। इस वक्त बीएसएफ में सबसे ज्यादा मामले आ चुके हैं। कोलकाता में सीआईएसएफ के एक एएसआई की इस वायरस से मौत हो गई है। देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों को कोरोना का मुकाबला भी करना पड़ रहा है। इनमें संक्रमण का मामला 400 के पार जा चुका है। बीएसएफ में जहां संक्रमितों का आंकड़ा 195 के करीब है, वहीं सीआरपीएफ में 150 से ज्यादा जवान और अधिकारी बीमार हैं। गृह मंत्रालय ने समय समय पर अर्धसैनिक बलों को कोरोना से बचने की गाइडलाइन जारी की थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में सभी अर्धसैनिक बलों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो एसओपी या गाइडलाइन दी गई थी, क्या उसका पालन सही तरीके से नहीं हुआ। इसको लेकर के अब अर्धसैनिक बलों से इस वक्त सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ ने एक इंटरनल कमेटी भी बैठाई है, जिसमें ये जांच की जा रही है कि आखिर कोरोना संक्रमित इतनी ज्यादा संख्या में जवान सीआरपीएफ में क्यों हुए हैं। आईटीबीपी और एसएसबी में भी कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। आईटीबीपी में कोरोना के 82 मामले सामने आए हैं। इस बीच कोलकाता में सीआईएसएफ के एक एएसआई की कोरोना से मौत हो गई। एएसआई असित साहा इंडियन म्यूजियम में तैनात थे। उनके संपर्क में आने वाले सीआईएसएफ के 50 अन्य कर्मचारियों और जवानों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। वहीं त्रिपुरा के बीएसएफ कैंप में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 86 तक पहुंच गई है। गुरुवार को मामलों में सबसे बड़ी तेजी आई थी जब अंबासा कैंप में बीएसएफ के 24 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और 12 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मुहिम तेज हो गई है। वंदे भारत के तहत एयर इंडिया के विमान अलग अलग देशों से प्रवासी भारतीयों को लेकर पहुंच रहे हैं। लौटने के लिए इन्हें किराया खुद चुकाना पड़ रहा है और कम से कम 14 दिन के क्वारंटीन में भी रहना होगा। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के 12 देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का अभियान शुरू हो चुका है। दिल्ली में सिंगापुर में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान उतरा। ये तमाम लोग लगभग 1.5 महीने से सिंगापुर में ही फंसे थे। इन लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 40 दिनों बाद कमर्शियल फ्लाइट आने से हलचल अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सिंगापुर से एक फ्लाइट लगभग 234 लोगों को लेकर यहां पहुंची है और कई बसें यहां लगी हैं। इन्हें क्वारंटाइन करने के लिए अलग अलग होटलों में ले जाया जा रहा है। दिल्ली में इनके लिए 6-5 सितारा होटल तय किए गए हैं। वहीं दूसरे दिन ढाका में फंसे छात्रों को लेकर एक विमान सुबह 11 बजे रवाना हुआ। ये छात्र लॉकडाउन के बाद दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक के बाद फंस गए। एयर इंडिया का विमान 170 भारतीय छात्रों को लेकर निकला। सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहूँगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और जो एम्बेसी है हमारी, उनका शुक्रगुजार है जो हमको इस मुसीबत में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। एंड आई हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव मेड। आई एम रियली थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर टेकिंग दिस इनॉर्मस स्टेप। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया 12 देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाएगा। 64 उड़ानों की तैयारी है। 14,800 मुसाफिरों की घर वापसी का प्लान है। 7 मई से शुरू हुआ अभियान 13 मई तक चलेगा। इससे पहले दुबई से कोच्चि के लिए एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी। लंबे समय से फंसे इन भारतवासियों का जोश देखने लायक था। विदेश से लौटने वालों में कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी इस मुश्किल दौर में नौकरियां चली गई। ऐसे में
उन देशों में रहना इनके लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही थी। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में 3,390 मरीज सामने आए। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक करीब 2.5 लाख मजदूर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। 16,540 पीपल कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। जैसे मैंने बताया था, इस श्रृंखला में अगली कड़ी में अब सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। लॉकडाउन में रोजी रोटी के लिए बेहाल मजदूरों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि मजदूरों के खाते में सीधे राहत का पैसा पहुंचाया जाए, साथ ही अगले 6 महीने मुफ्त राशन का भी इंतजाम हो। राहुल गांधी ने कहा कि मजदूरों को आज मदद की जरूरत है, कल के भरोसे उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही है वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया। बोर्ड एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे। 12वीं के इम्तिहान के लिए केवल 12 मेन पेपर चुने गए हैं। जो छात्र जिस पेपर की परीक्षा दे चुके हैं उन्हें फिर से उस पेपर की परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में परीक्षा नहीं हो सकती थी, वहां के छात्र 23 पेपर की परीक्षा देंगे। अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे, और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। आज रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती है। इस मौके पर कोलकाता समेत पूरे बंगाल में गुरुदेव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया, तो कई शहरों में उनकी झांकी भी निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोरोना के खिलाफ जन जागरण फैलाने के लिए लिखा गया गीत सुनाया गया। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां लॉकडाउन 3 के दौरान राम जन्मभूमि पर 3 अहम काम हुए। रामलला के पुराने गर्भगृह से टेंट हटाया गया, बैरिकेडिंग हटाई गई है। इस मामले में अयोध्या के डीएम से खास बातचीत की आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। इस वक्त राम जन्मभूमि में कोई काम हो रहा है, चल रहा है, कोई काम हुआ है क्या? मैं थोड़ा सा इसको पीछे से आपको पर्सपेक्टिव इसका दे दूं। 24 मार्च से लॉकडाउन है, और 24 मार्च से पहले जो रामलला को
नए स्थान पे शिफ्ट करने का कार्य था, उसका कार्य हुआ था। जो नया गर्भगृह था वो बना था, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो उसको कवर करने का स्ट्रक्चर था वो बना था। तो वो उनकी शिफ्टिंग का काम चल रहा था, वो उससे पहले से ही चल रहा था। तो ये बीच में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद 20 अप्रैल तक जो है वहाँ कोई काम अलाउड भी नहीं था, हुआ भी नहीं था। 20 अप्रैल के बाद से म्यूनिसिपल लिमिट्स में जो काम पहले से चल रहा था वो हो सकता था। तो उसमें चूँकि शिफ्टिंग के काम से जुड़ा हुआ एक काम था, जो पुराने गर्भगृह के स्थल पे जो टेंट था पुराना, जो कि अब निष्प्रयोज्य था, उसको हटाना, और साथ ही जो पुराने गर्भगृह को जाने वाला जो रास्ता था जिसमें कि बैरिकेटेड वो एक तरह से रास्ता था पूरा, तो उसको भी हटाने का काम ये 20 अप्रैल के बाद ये दोनों काम वहाँ पे किया गया है। इसी बीच में जो नया गर्भगृह था उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, वायर मेश का स्ट्रक्चर है, वायर मेश के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगी हुई थी ताकि ऊपर से कोई गंदगी जो है गर्भगृह के ऊपर ना गिरे। वो भी एक दिन तूफान में वो डैमेज हो गया था, तो वो भी इधर 3-4 दिन पहले जो है उसको आयरन शीट से उसको कवर किया गया। तो इतना काम जो है बीच में वहाँ पे हुआ है। तो देश तक में फिलहाल कर इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।